हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 39 से। लास्ट क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 38 तक सोल्व किया था। इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी इसी के वजह से, है ना। तो अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 39। पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट s from the surface of the earth, full stop. At a certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy, full stop. The height from the surface of the earth and speed of the particle at that instant are respectively. Clear? सवाल ये है कि ये है अर्थ और अर्थ से एस हाइट पर एक पार्टिकल को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और पार्टिकल कैसे रिलीज हो रही है, इनिशियली 0 से। और ये पार्टिकल मान लें यहाँ आ गई, यहाँ से h हाइट यहाँ आ गई, तो यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं, ये जगह का वैल्यू a मान लेते हैं, और यहाँ हो गया s माइनस एच। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट ए जगह पर एट ए पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। तो 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एम जी एच मतलब ग्राउंड से हाइट, तो s माइनस एच हो जाएगा। m से m कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये 2 यहाँ चला जाएगा, g और s माइनस एच यहाँ पर a आ जाएगा। और पहले v निकालेंगे, तो नाउ v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2g और h। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g और h। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, इसको यहाँ पुट करिए। तो पुट करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 2gh इज इक्वल टू 6 और g और s माइनस h यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 3 और s माइनस h, इसको लिखेंगे h इज इक्वल टू 3s माइनस 3h। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4h इज इक्वल टू 3s। तो अब यहाँ से h का वैल्यू निकला 3s डिवाइडेड बाई 4। बट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ग्राउंड से वैल्यूज। हमको कहाँ चाहिए ना, बट फ्रॉम ग्राउंड मतलब कि ग्राउंड से वो जगह चाहिए जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ग्राउंड से चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, s माइनस एच कर देंगे। तो s है और h का वैल्यू 3s डिवाइडेड बाई 4 है, तो यहाँ पर 4s माइनस 3s डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा कितना, s/4। ये हो गया आंसर फ्रॉम ग्राउंड से। अब आपको s माइनस एच निकल गया, मतलब कि आपको यहाँ पर h निकल गया तो आपको v निकल जाएगा, v भी कैलकुलेट करना था। नाउ फॉर v, अब v के लिए बात करते हैं आप। तो v इज इक्वल टू है रूट अंडर 2g और h, तो ये हो गया v, और v इज इक्वल टू लिखेंगे बच्चों 2 इंटू g को यहाँ पर रहने देते हैं और h को लिखते हैं। तो h को क्या लिखेंगे बच्चों, 3s डिवाइडेड बाई 4, 3s डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 3gs डिवाइडेड बाई कितना 2, और ये हो जाएगा v, और यही होगा क्या, आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। मतलब कि वैसा जगह जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, वहाँ पर स्पीड ये है और ग्राउंड से हाइट ये है। तो ऑप्शन में हो गया s/4, ऑप्शन में है s/4 और रूट अंडर 3gs/2, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए आप देखेंगे क्वेश्चन का तो आपको सही मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन जो भी है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्क एनर्जी पावर का जो क्वेश्चन होता है इम्पॉर्टेंट होता है और आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बोर्ड के लिए नीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो नीट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। A mass M is attached to thin wire and whirled in a vertical circle. The wire is mostly like to be break when A ऑप्शन में दिया हुआ है inclined at an angle of 60 degree from the vertical, B में दिया हुआ mass at the highest point, C में दिया हुआ है the wire is horizontal और D में दिया हुआ है the mass is at the lowest point। अब देखो भाई, इस तरह से वर्टिकल सर्कल में अगर कोई बॉल जिसका मास कितना है m है घूम रहा है, ये m है और इस सेंटर से एक रस्सी से इसको फिट कर दिए, ओके। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये आया और ये एंगल कितना है थीटा है, ओके। तो इसका mg कहाँ लगेगा, इधर लगेगा बिल्कुल। इसका एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, थीटा होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे mg cos थीटा, इधर होगा टेंशन। इसकी लंबाई रस्सी की l है, इस जगह पर वेलोसिटी इसकी क्या होगी v होगी, क्योंकि इस तरह से घूम रहा है। तो इसका हम लोग लिखेंगे एफ, जो नेट लिखेंगे एफ नेट, वो क्या लिखेंगे बच्चों, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बटे एल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टी माइनस एम जी फिर कॉस थीटा इजिकल टू एम फिर वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे एल कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टी बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना एल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टी इजिकल टू एम जी कॉस थीटा प्लस वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना एल, ऐसे होगा। ये टेंशन होगा। अब बात यहाँ पर ये हो गई कि आपको ये पता है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, इस जगह को 1 मान लेते हैं, इस जगह को 2 मान लेते हैं और इस जगह को 3 मान लेते हैं और इस जगह को 4 मान लेते हैं। तो आप जब थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको इसमें बताया गया होगा कि हर जगह ये वेलोसिटी जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि v1 जो होती है वो √5gl होती है और जो v3 होती है वो √gl होती है और v2 है और v जो 4 है वहाँ पर √3gl होती है। पहली बात क्लियर। तो अगर हम टेंशन की बात करें तो T1 इजिकल टू जो होगा वो हो गया mg cos 0 प्लस m इंटू 5gl, रूट करेंगे स्क्वायर बटे एल से एल कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6mg आएगा। T1 इजिकल टू 6mg, उसी तरह से T2 इजिकल टू 3mg, उसी तरह से T3 इजिकल टू 0, यहाँ पर T4 भी हो जाएगा। समझ में आया बात। तो सबसे ज्यादा कहाँ आएगा, सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट पर आएगा। इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा टेंशन आएगा। तो ब्रेक करने की संभावना कहाँ होगी, एट लोएस्ट पॉइंट। नाउ टेंशन विल बी मैक्सिमम, नाउ टेंशन विल बी मैक्सिमम at lower position. Tension will be maximum at lower position, so string will be break. मतलब कि रस्सी टूट जाएगी ना। स्ट्रिंग विल बी ब्रेक एट लोअर पे टूट जाएगी, क्योंकि ज्यादा टेंशन वहीं पे है तो वहीं पर टूटेगी। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका है यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, लोएस्ट पर। एक कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल पर, तो हॉरिजॉन्टल यहाँ हो गया, वायर ऐसे आ जाएगा तो हॉरिजॉन्टल हो गया। तीसरा कह रहा है, बी कह रहा है कि मास एट द हाईएस्ट पॉइंट, बिल्कुल नहीं। और चौथा कह रहा है कि यहाँ पर होना, सॉरी पहला कह रहा है ना कि यहाँ पे होना चाहिए,
यहाँ से 60 डिग्री होना चाहिए, तब वो नहीं होगा। सबसे जीरो तो यहाँ हो जा रहा है ना, उसके बाद यहाँ और सबसे ज़्यादा यहाँ, तो लोएस्ट में होगा। क्लियर, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 को सोल्व आप कैसे करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सोल्व करेंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सोल्व किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 41। A body initially at rest and sliding along a frictionless track from a height h, as shown in the figure, just completes a vertical circle of a diameter AB. The height h is equal to, देखिए इस तरह से है, ऐसे इस तरह से आया, ऐसे ये हो गया B और ये हो गया क्या, A, B और A। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर M मास का ब्लॉक है जो इनिशियली क्या है, रेस्ट जो है, और ये चलना स्टार्ट किया। और ये हाइट कितनी है, h हाइट है। और इसकी जो डायमीटर है ये पूरा वो क्या है, d डायमीटर है, माने हाइट इसकी d है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर आप मान लीजिए क्या, c मान लीजिए c, तो कंप्लीट सर्कल होने के लिए यहाँ की जो वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी है वो क्या होगी, va इज इक्वल टू क्या होगी, रूट अंडर 5gr होगी। तो d इज इक्वल टू कितना है, 2r है, तो r बराबर कितना हो जाएगी, d/2। तो जो va होगा वो रूट अंडर क्या होगा, 5g इंटू डी डिवाइडेड 2 होगा। होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी होना चाहिए वो रूट अंडर 5g होना चाहिए, किसके लिए, फॉर कंप्लीट द सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट करने के लिए इतना स्पीड होना चाहिए। अब फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी कंजर्वेशन से अगर हम बात करें तो क्या लिखिएगा, टोटल एनर्जी C इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितना, A। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 m इंटू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 m इंटू va का स्क्वायर, देख रहे हैं, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। तो यहाँ पर मिलेगा क्या, mgh इज इक्वल टू 1/2 इंटू m इंटू va इसका स्क्वायर, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो va इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 2g और h होगा ना, होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, va आया नया यहाँ पर स्पीड रूट अंडर 2gh, ये हो गया आपको b। तो फ्रॉम a एंड b, a और b से क्या करना है, रूट अंडर 2gh इज इक्वल टू रूट अंडर 5g d/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2gh इज इक्वल टू 5g इंटू d/2। तो आपको निकालना था कितना हाइट होना चाहिए, तो h इज इक्वल टू आ गया 5d डिवाइडेड 4n। h इज इक्वल टू क्या हो गया, 5d और डिवाइडेड 4, h का वैल्यू होगा, इतनी हाइट होनी चाहिए, है ना। तो 5d/4 आपको डी ऑप्शन है। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, सब इसी से रिलेटेड है, वर्टिकल जो सर्कल है उसी से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है।
वर्टिकल सर्कल से। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ होता है, तो मैक्सिमम स्पीड जो होता है वो लोवेस्ट पॉइंट पर होता है। अभी आप पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू, आप इसको जानते होंगे। 42 क्वेश्चन नंबर, एट what is the minimum velocity with which the body of the mass m must enter a vertical loop of a radius r so that it completes the loop। कह रहा है ना कि कितना वेलोसिटी होना चाहिए कि लूप को कंप्लीट करना है, मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए हॉरिजॉन्टल पर। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है, मान लीजिए कि a है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है तो रूट अंडर जी आर होती है, रूट अंडर जी आर, ठीक है ना। ये हो गया आर, इस तरह से है, इस तरह से हमको इस जगह पर वेलोसिटी निकालना है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इसको बी बोलते हैं, चाहे इसी को बोलते हैं वी हॉरिजॉन्टल, इसका नाम देते हैं, और ये जगह बी है। तो इन दोनों के जगह पर क्या लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। ये ओ है, तो टोटल एनर्जी ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी क्या, बी। तो टोटल एनर्जी ए, यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर मतलब जी आर, इसका स्क्वायर करेंगे तो जी आर हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो एम जी इंटू 2r, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1/2 m इंटू वी बी का स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0, तो यहाँ हो गया 1/2 इंटू एम इंटू जी आर प्लस 2m जी और r इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू वी बी का स्क्वायर। तो m और m कैंसिल हो गया, तो जी आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2gr, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2gr डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4gr इज इक्वल टू वी बी इसका स्क्वायर। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ओके, तो ये कट जाएगा तो आपको मिलेगा 5gr इज इक्वल टू वी बी का स्क्वायर। तो वी बी इज इक्वल टू जो हो गया रूट अंडर 5gr। मतलब कि मिनिमम जो वेलोसिटी होना चाहिए या मिनिमम जो स्पीड होना चाहिए वो रूट अंडर कितना होना चाहिए बच्चों, 5gr होना चाहिए। मिनिमम स्पीड फॉर कंप्लीट द सर्कल, मिनिमम स्पीड फॉर कंप्लीट द सर्कल रूट अंडर 5gr होना चाहिए। मिनिमम स्पीड फॉर कंप्लीट द सर्कल रूट अंडर 5gr होगा। रूट अंडर 5gr होगा। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, A particle with total energy E is moving in a potential energy region UX। मतलब कि टोटल एनर्जी E है, आपको पता है टोटल जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या होगा, E है, और U जो X है ये है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी बराबर आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे अब प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, देखिए सवाल क्या कह रहा है, अ पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी E इज मूविंग इन अ पोटेंशियल एनर्जी रीजन UX, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड टू बी रीजन व्हेन। देख कह रहा है ना कि पहली बात कि यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक ऑप्शन ये है UX लेस देन 0, सॉरी लेस देन E, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि पोटेंशियल जो एनर्जी है वो E के क्या है,
ई से छोटा है। तो ये भी तो हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर हो सकता है। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है तो काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, दूसरा है कि वो कह रहा है कि यू एक्स जो है वो जीरो है, ये जीरो नहीं होगा, इस तरह से होगा यू एक्स। सी पॉइंट में कह रहा है, सी पॉइंट में यू एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होगा, ई होगा, यू एक्स लेस देन ई। तो ये सबसे अच्छा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी हो तो छोटा होगा, अब बहुत बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा होगा तो इसके बराबर होगा। कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर जो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि ये टोटल एनर्जी इससे बड़ा है, या ये कहिए कि पोटेंशियल एनर्जी इससे छोटा है, पोटेंशियल एनर्जी इससे छोटा है। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो यू पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर है। तो ये कंडीशन होल्ड कर रहा है दोनों के लिए, काइनेटिक एनर्जी जीरो के लिए भी और काइनेटिक एनर्जी नॉट जीरो के लिए। तो सी ऑप्शन इसका सही है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था। 44 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, आप इसको समझिए। पहले क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन समझिए। कह रहे कि अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल and is whirled in a vertical circle with the other end of the string is at the center. Full stop. At a certain instant of time, the stone is at its lowest position and has the speed u. The magnitude of change in velocity as it reaches the position where the string is horizontal, g acceleration due to gravity. देखिए सवाल एकदम सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। इस तरह से एक वर्टिकल सर्कल हो गया, क्लियर, ओके। इसमें सर्कुलर पाथ में पार्टिकल चल रही है लेकिन उधर नहीं जा रही है, आपको देखना है यहां से स्टार्ट कर रही है यू से यहां से स्टार्ट कर रही है, ओके, और कहां चली गई, यहां चली गई, देख रही यहां चली गई, तो यहां पर क्या हो गया, उसका भी हो गया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, भी हो गई। तो यहीं पर आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, यहां पर चेंज इन वेलोसिटी, ये एल है और ये एल है। तो एल हाइट अगर कोई पार्टिकल जाती है तो आपको पता ही है कि उसका वेलोसिटी क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2g इंटू एल, वाली बात ये हो गया। वी स्क्वायर बराबर ये आ गया। तो v बराबर क्या होता है, v बराबर, सॉरी यहाँ माइनस होगा क्योंकि ये ऊपर में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अप द मोशन, यहाँ पर g नेगेटिव हो गया, ओके। अब यहाँ पे जो है u का स्क्वायर माइनस 2g इंटू एल हो गया, v मिल गया, u अपना u है। तो अब कहना क्या है कि आपको चेंज इन वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड बताना है, क्या बताना है, तो ये हो गया v वेक्टर माइनस u वेक्टर, पहली बात। तो जो v वेक्टर है और u जो वेक्टर है वो दोनों एक दूसरे पर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, सबसे पहली बात। मतलब कि ये है आपको i कैप, मतलब कि v जो है वो है कहाँ, j कैप माइनस u कहाँ है बच्चों, i कैप। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करें तो मॉडुलस का इस्तेमाल करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमको चाहिए, तो v ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं, ओके। तो v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर मतलब कि ये वाला, v का स्क्वायर मतलब ये हो गया, तो u का स्क्वायर माइनस 2g इंटू एल प्लस u का स्क्वायर, क्लियर है। तो डेल्टा जो v है बच्चों वो कितना हो जाएगा, 2u का स्क्वायर माइनस 2g इंटू एल। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा जो v होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर मिलेगा क्या, u का स्क्वायर माइनस जी एल, यू का स्क्वायर माइनस जी एल, और ये हो गया आपका आंसर। बहुत अच्छा सवाल था। सवाल में लॉजिक क्या था कि आप तो ये तो वेलोसिटी आप निकाल लीजिएगा, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी में आपको इसका ध्यान रखना होगा, आई कैप और जे कैप, ये है आपको जे में जा रहा है और ये आपको आई में जा रहा है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस मैं इनिशियल कर दिया हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल किया हुआ ना, ये कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई ये तो निगेटिव में नहीं है लेकिन मैंने चेंज निकाला है ना, तो चेंज में आप ऐसे लिख सकते
है ना भाई। चलिए, तो काफ़ी अच्छा सवाल था ये। 44। अब बात करते हैं क्या 45 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन जो होता है नीट का इसी तरह का होता है, बहुत कठिन भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है। आपको कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। अगर आप कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा, फिजिक्स में एरर हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन सोल्व पक्का नहीं होगा, वो गलत ही होगा, माइनस में आंसर आ जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि आप किताबों को काफ़ी ध्यान से पढ़िए, ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो हेल्प करता है, ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट वो दिला देता है, ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, देखो 45 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब समझिए पहले क्वेश्चन को। अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन द स्विंग, फुल स्टॉप, इट्स मिनिमम स्पीड, its minimum and maximum height, minimum and maximum heights from the ground 0.75 and 2 meter respectively. Its maximum potential, maximum speed will be. सवाल पहले समझ लीजिए। सवाल ये है कि कोई बच्चा है जो झूला झूल रहा है, तो बच्चा जब झूला झूलेगा तो आपको पता है कि कैसे झूला का डिजाइनिंग होती है। इस तरह से वो झूल रहा होगा, ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से झूल रहा होगा। और यहाँ पर उसका क्या, यहाँ पर वो ग्राउंड होगा, है ना, ये ग्राउंड होगा जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा, ग्राउंड ऐसे झूल रहा है, या नीचे ही रखिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे झूल रहा होगा। अब ये ऐसे करते हुए आएगा, ऐसे ऐसे यहाँ आ जाएगा ना। तो पहले ये ए है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो पहला जो हाइट है वो 2 मीटर है ना, ग्राउंड से। और ये जो हाइट है, ये वाला जो हाइट है उसका नाम है h1, और ये है आपको 0.75 मीटर है। हाँ, 0.75 मीटर, और ये वाला हाइट कितना है, 2 मीटर। तो इसका नाम है h2, ये h2 हो गया। तो कह रहा है कि यहाँ पर जब आएगा ना तो इसकी स्पीड क्या होगा, तो पता है ना कि आपको यहाँ पर 0 स्पीड होगा तभी तो रिटर्न आएगा। बच्चा ऐसे जा रहा होगा, फिर ऐसे आ रहा होगा, तो यहाँ रुकेगा तब ना। तो हो गया एक लाइन में आंसर। टोटल एनर्जी ए अब बराबर टोटल एनर्जी क्या, बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर क्या मिलेगा, ए मिलेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, बी मिलेगा। देख रहे हैं, ए मिला और बी मिला, है ना। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ बच्चों, mgh2। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 1/2 m इंटू वी और बी का स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा mg इंटू h1। तो यहाँ पर हो गया mgh2 माइनस mg और h1 इजिकल टू 1/2 m इंटू वी बी, इसका स्क्वायर होगा। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये कैंसिल हो जाएगा, g कॉमन हो जाएगा, तो h2 माइनस h1 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर हो गया 1/2 इंटू वी बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप सोल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, g का वैल्यू आपको 10 ले लेना है, और h2 का वैल्यू 2 रखना है, माइनस 0.75 रखना है। क्लियर है। और यहाँ पर रखना है 1/2 रखना है, और वी का स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर 10 रखना है, यहाँ पर 1.25 रख देना है, ओके। और यहाँ पर 1/2 रखना है, और फिर वी का स्क्वायर रखना है। तो यहाँ पर 10 कर देना है, और यहाँ पर 1/25 कर देना है, और डिवाइडेड बटे 100 कर देना है, इजिकल टू 1/2 और फिर वी का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ 25 इंटू 4 कर देना है, यहाँ पर फिर 5 कर देना है, ये 5 दूना 10 कर देना है। तो 10 × 10 डिवाइडेड बटे 4 करना है, इजिकल टू वी बी इसका स्क्वायर लिखना है। तो जो वी बी होगा वो क्या होगा, √100 डिवाइडेड बटे कितना, 4। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 डिवाइडेड बटे 2 मीटर पर सेकेंड, यानी हो गया ये 5 मीटर पर सेकेंड होगा।
यही आंसर होगा, इसी को हम लोग मैक्सिमम स्पीड कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीड होगा बच्चा का। तो 5 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 46 है वो फिर से रिपीट कर रहा है। जो क्वेश्चन हम लोग पहले सोल्व किए थे वही क्वेश्चन है और ये फिर से उसको रिपीट कर रहा है क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन समझेंगे कि एक वर्टिकल सर्कल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब कि वर्टिकल सर्कल है और वर्टिकल सर्कल में एक एम मास को ब्लॉक को स्ट्रिंग के द्वारा बांध दिया गया है और उसके सेंटर पर उसको फिक्स कर दिया गया है रस्सी को, और इस तरह से उस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। मतलब कि सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। 46 as shown in the figure, a mass is performing vertical circular motion, full stop, the average velocity of the particle is increased, then at which will the string will break। इसमें सीधा सा बात है, मैंने अभी डिस्कशन किया है, यहाँ पर और ये जगह, और इस तरह से एम मास का कोई ब्लॉक है, वो अपना इस रास्ते से जा रहा है। ये रस्सी में टेंशन है, इसकी लंबाई है और ये ओ है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है ना। तो यहाँ पर टी जो बी है और जो टी डी है वहाँ पर हो जाएगा 3 mg टेंशन होगा। सही है बच्चों। और यहाँ पर जो टी ए है और यहाँ पर क्या है, जो टी सी है, यहाँ पर क्या हो गया आपको 3 mg टेंशन हो गया, और यहाँ पर सॉरी टी ए पे जो टेंशन है वो 6 mg है, ठीक है। और टी जो सी है वहाँ पर क्या है, 0 है। तो स्ट्रिंग जो ब्रेक करेगा, स्ट्रिंग क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग जो है ब्रेक करेगा, माने टूट जाएगा। वो कहाँ टूटेगा, स्ट्रिंग ब्रेक एट बी पे टूटेगा। अच्छा, बी यहाँ पर अलग अलग नाम दिया है, यहाँ पर बी दिया हुआ देख रहे हैं ना, और यहाँ पर सी दिया हुआ है, और यहाँ पे डी दिया हुआ है, और यहाँ पे यहाँ पर ए दिया हुआ है। नाम भी देखिए कैसे दिया है, कोई ऑर्डर में नहीं दिया है। बी हो गया तो सी हो गया, फिर ए हो गया, फिर डी हो गया। ओके, तो इसके हिसाब से देखिएगा तो देख लीजिए, यहाँ पर हो गया सी और यहाँ पर हो गया डी, यहाँ पर ए मतलब कि यहाँ पर हो गया सी और यहाँ पर हो गया ए। तो ए हो गया आपको, इसको 0 कर दीजिए और इसको कर दीजिए 6 mg। तो रस्सी कहाँ टूटेगा, ओहो सी नहीं करना था ना, इसको ए करना था और इसको बी करना था, ठीक है। तो रस्सी ब्रेक एट बी, चलिए बी पे रस्सी टूट जाएगी भाई, ठीक है ना, टेंशन ज़्यादा है, कोई डाउट नहीं। अब देखिए 47 बहुत सुंदर क्वेश्चन है। 47 आप पहले क्वेश्चन समझा हुआ है ना, पहले क्वेश्चन समझे। कह रहे कि टू सिमिलर, दो इक्वल्स जो है ना, टू सिमिलर जो है स्प्रिंग है और दोनों का अपना स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग दिया है और उसमें कंडीशन दिया है। कंडीशन ये है कि एक बार स्प्रिंग कांस्टेंट है ना अलग अलग है, मैंने क्या कहा, टू सिमिलर स्प्रिंग्स P एंड Q हैव स्प्रिंग कांस्टेंट Kp एंड Kq such that Kp greater than Kq, they are stressed first by the same amount, case first, when by the same force, case second. The work done by the springs Wp and Wq are related in case first and second respectively। सवाल पहले आप समझ लीजिए फिर बात करते हैं। पहली बात की P एंड Q दो स्प्रिंग हो गया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट Kp है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट Kq है। इसमें जो स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन उसका Wp है और इसमें जो स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क डन है वो Wq है। ये सवाल है। अब फर्स्ट केस में कह रहा है, इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो Kp है वो ग्रेटर देन Kq है। तो फर्स्ट जो केस है, केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट में है
सेम एलोंगेशन, समझ में, सेम एलोंगेशन मतलब कि एलोंगेशन सेम है, मतलब कि एक्स पी बराबर एक्स क्या है, क्यू है, एक्स पी बराबर एक्स क्यू। तो डब्ल्यू पी इजिकल टू क्या लिखेंगे, 1/2 के पी इंटू एक्स पी का स्क्वायर, और डब्ल्यू क्यू इजिकल टू क्या होगा बच्चों, 1/2 इंटू के क्यू इंटू एक्स क्यू का स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डब्ल्यू जो पी है डिवाइडेड बटे डब्ल्यू जो क्यू है उसका वैल्यूज क्या होगा, के पी डिवाइडेड बटे के क्यू होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये एक्स पी बराबर एक्स की मतलब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब बात ये है कि के पी जो है, के जो पी है बच्चों वो ग्रेटर देन क्या है, के क्यू है। तो जो के पी है डिवाइडेड बटे के क्यू है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, बिल्कुल। तो ग्रेटर देन 1 मतलब कि ये जो है डब्ल्यू जो पी है, यहाँ पर डब्ल्यू क्यू है, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। इसको लिख सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, के पी बटे के क्यू ग्रेटर देन 1 या डब्ल्यू पी डिवाइडेड बटे क्या होगा, डब्ल्यू क्यू ग्रेटर देन 1। तो डब्ल्यू पी ग्रेटर देन डब्ल्यू क्यू। एक तो ये पार्ट हो गया, पहला क्या हो गया कि डब्ल्यू पी ग्रेटर देन डब्ल्यू क्यू हो जाएगा, पहला केस है। दूसरा केस है जिसमें आपको कह रहा है कि जो फोर्स कांस्टेंट है ना, जो फोर्स कांस्टेंट है, जो फोर्स लग रहा है वो सेम लग रहा है। समझ में आ रही बात, फोर्स ही सेम लग रही है। तो देखिए क्या है आपको, केस सेकेंड, सेम फोर्स, केस सेकेंड है कि सेम फोर्स लग रही है, सेम फोर्स। तो F इजिकल टू के पी और एक्स पी, और F इजिकल टू एफ पी और एफ क्यू, ये P है क्यू है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं के क्यू और एक्स क्यू। अब यहाँ पर क्या है कि F जो P है वो एफ क्यू के बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, के पी हो गया, एक्स पी हो गया, इजिकल टू के क्यू हुआ और एक्स क्यू हुआ। इस तरह से हो गया, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, के पी डिवाइडेड बटे के क्यू इजिकल टू, यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, एक्स पी डिवाइडेड बटे एक्स क्यू डिवाइडेड बटे एक्स पी, ऐसा लिखा जाएगा। अब इसमें लिखिए वर्क डन। तो डब्ल्यू पी इजिकल टू 1/2 के पी और एक्स पी इसका स्क्वायर, डब्ल्यू क्यू इजिकल टू 1/2 के क्यू इंटू एक्स क्यू इसका स्क्वायर। तो डब्ल्यू पी डिवाइडेड बटे डब्ल्यू क्यू, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर के पी मिलेगा, फिर के क्यू मिलेगा, इंटू एक्स पी डिवाइडेड बटे एक्स क्यू, इसका क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा, तो इसको यहाँ पर हम सोल्व कर देते हैं, यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि डब्ल्यू पी डिवाइडेड बटे डब्ल्यू क्यू इजिकल टू, यहाँ पर के पी रख देते हैं, के पी, और यहाँ पर लिख देते हैं के क्यू, इसको लिख दिया मैंने। और यहाँ पे हम एक्स पी बटे एक्स क्यू को के पी बटे के क्यू के टर्म में रिप्लेसमेंट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या दिया हुआ, के पी और के क्यू का दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स क्यू डिवाइडेड बटे एक्स पी, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे एक्स पी डिवाइडेड बटे एक्स क्यू इजिकल टू के क्यू डिवाइडेड बटे के पी। चूँकि यहाँ पर इसको हमको पुट करना है, क्या लिखा हुआ है, एक्स पी डिवाइडेड बटे एक्स क्यू इसका स्क्वायर। ये कंप्लीट हुआ, डिवाइड किए तो इसको डिवाइड किए, कंप्लीट हुआ ना। तो अब क्या करना है कि बच्चों यहाँ पुट भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पुट करो। ये वाला वैल्यू है ना एक्स पी बटे एक्स क्यू, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, के क्यू डिवाइडेड बटे के पी इसका स्क्वायर। तो एक एक कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, के क्यू डिवाइडेड बटे के पी और डब्ल्यू पी डिवाइडेड बटे डब्ल्यू क्यू, ऐसा बच जाएगा। अब सवाल ये है कि के पी डिवाइडेड बटे के क्यू ग्रेटर देन क्या है 1 और के क्यू डिवाइडेड बटे के पी लेस देन 1, ऐसा होगा कि नहीं होगा।
होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको मिटा देते हैं बच्चों, इसका मतलब हुआ सेकेंड केस में जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें होगा कि W जो P है अब बटे W जो Q है वो लेस देन क्या है 1 है, तो W जो P है वो लेस देन क्या होगा WQ होगा। तो जो आंसर होगा पहला केस में कि WP ग्रेटर देन WQ एंड WQ लेस देन WP लेस देन WQ, यही आंसर हुआ है ना। समझ रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऑप्शन में है कि WP और या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि WP ग्रेटर देन WQ। ये क्या है WQ लेस, मैं WP लेस देन WQ, मतलब कि WQ बड़ा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में ही ना है, ये ऑप्शन हो गया। बहुत अच्छा सवाल है, यह ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का। 48 क्वेश्चन काफ़ी आसान है, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आप सोल्व कर सकते हैं इसको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी सोल्व कर सकते हैं इसको, या सिंपली आप स्पीड मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हैं। वर्क डन निकालना है, और स्प्रिंग का वर्क डन जानते हैं क्या होता है। आप शुरू से ही पढ़ते होंगे कि स्प्रिंग में जो वर्क डन होता है वो कंप्रेशन और एलोंगेशन इन दोनों के लिए नेगेटिव होता है। कभी कभी पॉजिटिव भी होता है कि जैसा मान लीजिए कि आप कंप्रेस कर दिए हैं, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच कंप्रेस किया है, तो फिर फाइनल से इनिशियल लाते हैं ना, तब पॉजिटिव होता है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर है 48, करें कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द वर्टिकल स्प्रिंग, द स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम द सेलिंग and has the force constant K, the mass is released from rest with the spring initially on stretch, the maximum extension produced in the length of the spring is। देखिए एकदम आसान है, इस तरह से एक स्प्रिंग है, समझिए। अब इनिशियली जो है ऑन स्ट्रेच्ड है, यहाँ पर ऑन स्ट्रेच कंडीशन में है, तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड क्या हो गया 0 हो गया, ऑन स्ट्रेच कंडीशन है। अब इसमें क्या किए आपके एम मास का एक ब्लॉक रख दिए, तो एम मास का जब ब्लॉक रखिएगा तो यहाँ ना आ जाएगा, और फिर इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग एक्स मैक्सिमम बोलते हैं, मैक्सिमम एलोंगेशन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो WT इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K क्या हो गया इनिशियल, तो 1/2 M, V फाइनल मतलब V का 0 का स्क्वायर, और 1/2 इंटू M इंटू इनिशियल इसका स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे WG प्लस W क्या होगा SP होगा, ओके। तो WG प्लस क्या होगा WSP इज इक्वल टू 0 होगा। तो WG मतलब कि mg फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों, mg फोर्स नीचे लग रहा है, यहीं पर ब्लॉक रखेंगे, जस्ट मास से ब्लॉक रखेंगे तो mg लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x बराबर x भी कहाँ लग रहा है नीचे, तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव mg x मतलब मैक्सिमम। स्प्रिंग का क्या हो जाएगा 1/2 K और x मैक्स इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा mg x मैक्स इज इक्वल टू 1/2 K और x मैक्स इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा mg इज इक्वल टू 1/2 इंटू K और फिर x मैक्स। तो x जो मैक्स होगा इज इक्वल टू क्या होगा 2mg डिवाइडेड बटे क्या होगा K होगा, ये आंसर हो जाएगा, यही मैक्सिमम एलोंगेशन होगा। काफी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 49, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे कि वर्टिकल स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट K इज फिक्स्ड ऑन अ टेबल, अ बॉल ऑफ मास m is at the height h above the surface, upper end of the spring falls vertically on the spring, so the spring compresses by the distance d, the net work done on the spring is।
देखो भाई सवाल समझिए, सवाल ऐसे है कि इस तरह से कोई एक स्प्रिंग है, समझिएगा, ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है, और यहां से एक m मास का ब्लॉक है जो h हाइट से गिराया जा रहा है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो स्प्रिंग में जो d जो है कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग है, कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, समझिए। तो कितने वर्क डन होगा, W जो नेट होगा इस पे वो कितने वर्क डन होगा ये आपको बताना है। तो एक तो ग्रेविटी के चलते हो रहा है बिल्कुल, और दूसरा स्प्रिंग के चलते हो रहा है बिल्कुल। तो ग्रेविटी के चलते कितना हो रहा है, यहां से यहां जब ये आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है तो कितना हो रहा है बाबू, mgh हो रहा है, क्योंकि mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट h भी डायरेक्शन कहाँ नीचे है, तो mgh हुआ। अब फिर ये स्प्रिंग को क्या करेगा, पुश कर देगा, स्प्रिंग को क्या कर दिया, पुश कर दिया। अब पुश के करके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो फिर एक और वर्क डन हुआ स्प्रिंग के द्वारा, mg इंटू डी हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट का हो गया, तो -1/2 k इंटू डी का स्क्वायर, इस तरह से हो गया। तो mg को बाहर निकालिएगा तो h अब प्लस क्या मिलेगा, d मिलेगा, और 1/2 क्या मिलेगा, k d का स्क्वायर मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बनाया है बहुत इसको फास्ट में। समझ लीजिए फिर से, यहाँ से जब यहाँ आएगा तो उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, mgh चूंकि h हाइट से आ रहा है, अब फिर जब इस पर आएगा स्प्रिंग पे गिरेगा तो स्प्रिंग को दाब देगा, और कितना दाब रहा है, डी दाब रहा है, तो फिर mg इंटू डी होगा वर्क डन। तो ग्रेविटी के चलते जो वर्क डन हुआ वो mgh प्लस mgd हो गया, और स्प्रिंग कंप्रेस कर रहा है तो उसके द्वारा वर्क डन कितना हो गया, -1/2 kx स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर x के जगह पर d है, तो ये होगा। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो 50 नंबर क्वेश्चन है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन है और स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपने वर्क डन देखा स्प्रिंग के लिए -1/2 kx स्क्वायर, कंप्रेशन या एलोंगेशन। अब सवाल ये है यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करना है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज U इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट। कह रहा है ना कि एक स्प्रिंग है, पहले बात कि स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी 1/2 होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर होता है, सबसे पहली बात। अब यहाँ पर जो स्प्रिंग है सेम स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को आपने एलोंगेट किया, ठीक है, इसका जो एलोंगेशन हुआ है वो 2 सेंटीमीटर हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। इसी स्प्रिंग को फिर ऐसे एलोंगेट आपने किया तो कितना कर दिया, 8 सेंटीमीटर किया आपने, 8 सेंटीमीटर किया। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका क्या है, k है। इसका पोटेंशियल एनर्जी U2 निकालना है, इसका पोटेंशियल एनर्जी U1 इजिकल टू क्या है, U है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, U1 इजिकल टू 1/2 इंटू k इंटू x1 का स्क्वायर। तो U1 क्या हो गया, x1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ x स्क्वायर का, उसे तो U2 क्या हुआ, x2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, U2 डिवाइडेड बटे U1, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हट जाएगा तो एक एक कांस्टेंट के साथ यहाँ पर आएगा, कांस्टेंट मतलब यहाँ पर c ले लीजिए कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी x2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, x1 का स्क्वायर हो गया, ये कट जाएगा। तो U2 डिवाइडेड बटे U1 इजिकल टू x2 डिवाइडेड बटे क्या हो गया, x1 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, U2 डिवाइडेड बटे U1 इजिकल टू x2 का मतलब हो गया 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बटे 2, इसका स्क्वायर हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो U2 डिवाइडेड बटे U1 इजिकल टू ये हो गया 4, तो ये हो गया 16, तो U2 इजिकल टू 16 इंटू U1।
तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में ये आएगा कि U2 इज इक्वल टू 16 इंटू यू, ये हो गया आंसर। समझे बच्चों? तो आज हमने क्वेश्चन जो सोल्व किया वो 50 तक सोल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।